गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आरती श्रीवास्तव। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है और मैं आपको सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय भारत के संसाधन फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। और इसका जो संसाधन है, संसाधन में मृदा, वन, जल और वन्य प्राणी से संबंधित ये पाठ है। इस पाठ में जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है संसाधन से आश्रय, महत्व और प्रकार। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संसाधन क्या है। मानव की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति ने हमें जो तत्व दिए हैं, उन तत्वों का हम जहाँ प्रयोग कर पाते हैं वो सारे प्रयोग के लिए उपयुक्त तत्व संसाधन कहलाते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो कोई भी वस्तु या तत्व तब संसाधन कहलाती है जब वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर सके। जैसे कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका प्रयोग मनुष्य जीवों की प्यास बुझाने में, खेतों में फसल की सिंचाई में और स्वच्छता प्रदान करने में, भोजन पकाने में और विभिन्न प्रकार के कार्यों को कंप्लीट करने में करता है। इसके अतिरिक्त संसाधन में भूमि है, मृदा है, वन है, वायु है, शक्ति के स्रोत हैं, खनिज है और जीव जंतु है। संसाधन मानव जीवन को जितना सरल और सुखद बनाता है, मनुष्य अपने जीवन को उतना ही सरलता से जी पाता है। मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है और अपनी बुद्धि और कौशल से प्रकृति के विभिन्न तत्वों को आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अधिकाधिक उपयोग कर पा रहा है। हम ये बात बिल्कुल समझ सकते हैं कि संसाधन हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व जो संसाधन कहलाता है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीकी ज्ञान से इन तत्वों का प्रयोग करता है और अपने जीवन को सरल बनाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि संसाधन हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। इसी के लिए मैकनॉल ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं। अब इन्हीं संसाधनों की अगर अपन पूर्ति और स्वामित्व व वितरण के आधार पर देखें तो इन संसाधनों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व वो होता है जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का, किसी राज्य का, किसी देश का आधिपत्य हो, यानी स्वामित्व। तो ये कितने प्रकार के हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और विश्व। व्यक्तिगत संसाधन जिसमें व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य और दक्षता आती है। राष्ट्रीय संसाधन जिसमें राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति आती है। विश्व संसाधन जैसे कि मानव की मात्रा की समृद्धि, कल्याण के लिए संसार की भौतिक व अभौतिक वस्तुएं। इसके अलावा पुनः आपूर्ति के आधार पर भी संसाधन होते हैं। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि खाद के उपयोग करके कृषि की भूमि को कृषि योग्य बनाना। दूसरा, पुनः आपूर्तिहीन, यानी जिसे एक बार उपयोग करने के बाद खत्म कर दिया जाए। ऐसे कौन से संसाधन हैं? तो ऐसे संसाधन जैसे पेट्रोल है, कोयला है, ये संसाधन एक बार अगर खत्म हो गए तो कभी दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा पाएंगे। बारंबार प्रयोग करने वाले संसाधन, ये संसाधन वो हैं जैसे अपन रिसाइकलिंग यानी पुनः चक्रीकरण करके दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक लोहा, तांबा, ये जो खनिज है इन्हें आप दूसरे रूप में परिवर्तित करके यानी दोबारा से पिघला करके फिर दोबारा नए रूप में और फिर दोबारा पिघला के फिर दोबारा नए रूप में ला सकते हो। चौथा है इसका सनातन प्राकृतिक संसाधन, जिन्हें कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य की ऊर्जा, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। जल, इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक संसाधन और है जिसे कहा गया है वितरण के आधार का संसाधन। वितरण जिसे आप बांट सकते हो। कैसे? कि ये 4 प्रकार के बताए गए हैं। सर्वसुलभ संसाधन, जो सरलता से सभी को प्राप्त हो जाए, जैसे कि वायु। इसके लिए किसी को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आपको सरलता से उपलब्ध हो रही है। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन, जो संसाधन अधिकतर स्थानों पर प्राप्त होते हैं। जैसे मिट्टी आपकी ज़मीन के नीचे, आप कहीं भी जाकर के कुछ उगा सकते हो, तो खेती किसानी कर सकते हो, कृषि की योग्य भूमि, ये सामान्य सुलभ संसाधन। विरल संसाधन वो संसाधन जो सीमित स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे कोयला है, सोना है, यूरेनियम है, ऐसे धातु। उसके अलावा एक 4th है एकल संसाधन, वो संसाधन या 1 या 2 स्थानों पर ही पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्रोमोलाइट धातु,
जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में मिलती है। इसके अलावा एक और प्रकार का संसाधन किया गया है, वो संसाधन है प्रयोग के आधार पर संसाधन। इसमें अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन का नाम रखा गया। अप्रयुक्त संसाधन में वो संसाधन है जिसका प्रयोग किया नहीं जाता जब तक उसकी कोई खास ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि ऐसे भंडारों का पता ही नहीं है या उनका दोहन ही नहीं हुआ, तो फिर हम कैसे पता करें कि इसमें कोई खनिज पदार्थ होगा। दूसरा, अप्रयोजनीय संसाधन, उस संसाधन का प्रयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता। ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका निकट भविष्य में प्रयोग नहीं होता, तो हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। फिर है संभाव्य संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका हमें तकनीकी और योजना के अभाव के कारण उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। जैसे कि नदियों का बहता हुआ जल जो नहर में बन जाने के कारण सिंचाई में काम आता है, बांध बन जाने के कारण विद्युत उत्पादन में काम आ जाता है। उसके अलावा और फोर्थ है गुप्त संसाधन, ऐसे संसाधन जिसकी मानव हितों में पूर्ति हेतु आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और आवश्यकता नहीं पड़ी तो फिर उसका प्रयोग भी नहीं किया गया। ठीक, उसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ है जिसके गुण और मनुष्य को उसके सारे प्रयोग पता होने की वजह से उसके संसाधनों को हमने सबसे श्रेष्ठ संसाधन के रूप में रखा है। इस अध्याय में हमने मृदा, जल, वन और प्राणियों के संसाधन के रूप में अध्ययन करने के लिए भी प्रयोग किया गया। पहला जैसे है इसमें मृदा। अब जैसे मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और इसका संरक्षण इसमें बताया जाएगा। जैसे मृदा किसान की एक अमूल्य संपदा है, सही है। अगर मृदा नहीं होगी किसान के पास तो वो खेती किस में करेगा। तो वो क्या करता है, आर्थिक विकास भी मृदा के द्वारा ही करता है, क्योंकि मृदा में ही वो किसानी करता है। खेती किसानी करके जो फसल बनती है वही हमारी आर्थिक संपदा को मजबूत बनाती है। अब जैसे अमेरिकी जो मिट्टी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बेनेट, उन्होंने कहा कि मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है। ऐसा कौन सा भाग है जहाँ मृदा नहीं पाई जाती, और जहाँ मृदा नहीं पाई जाती उसे मिट्टी नहीं अपन समंदर या जलाशय कहते हैं। ठीक, तो यानी आप कह सकते हो कि मानव जीवन में मृदा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर किसानों के लिए। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी पर ही निर्भर करता है। मिट्टी पे कैसे, जैसे कि आप जो कोई पेड़ उगाते हैं, जैसे मान के चलिए कपास का ही पेड़ है, रेशम का है, जूट का है, ऊन का है, ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से ही मिलती है। भेड़ है, मिट्टी पे उगी घास खाती है, उससे जो ऊन मिलती है उससे हमारे स्वेटर बनते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मृदा से जुड़ी हुई हैं, यानी मृदा का हमारे जीवन में प्रमुख आधार है। विल कॉक्सनिक के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। तो सवाल ये आता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी थी। मिट्टी की 1 सेंटीमीटर की परत जो सैकड़ों वर्ष लग गए उसे बनने में, इसकी 2.5 सेंटीमीटर की परत के निर्माण हजारों वर्षों से अधिक समय में लग गए, और इसका निर्माण समतल होने में धीरे बहुत अच्छे से समतल हुई मगर धीरे धीरे हुई। तो आप कह सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारक जैसे मूल चट्टान तथा भूभाग का उच्चाव, हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशा जिसने शैलों का अपक्षय होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं व उनके अवशेष, ये सभी मृदा के निर्माण में सहयोगी कारक रहे हैं। अब सवाल आता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका का तात्पर्य है मृदा की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। अगर हम मृदा की संरचना का लंबवत काट करते हैं, यानी ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन में उसे कट करते हैं, तो किस प्रकार से आती है। उसका जो ऊपरी भाग है वो ऊपरी भाग मृदा की ऊपरी परत, जिसे अपन कहते हैं सशंतर स्थिति, उसमें हम पेड़ पौधे वगैरह लगे होते हैं और वो हुमस, उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो हुमस कहलाती है। उसके बाद में जो दूसरी लेयर होती है वो दूसरी परत उपमृदा, तीसरी परत अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी जो परत होती है वो मूल चट्टान की होती है। ऊपरी परत जो मृदा की होती है वो वास्तविक मृदा होती है,
इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है ह्यूमस का पाया जाना और जैव पदार्थ का पाया जाना। सबसे ऊपर ह्यूमरस और उसके बाद जैव तत्वों की प्रधानता, दूसरी परत में उपमृदा, तीसरी में चट्टान, टुकड़े, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी आदि, तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ और चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ, ये सब मिलकर के मृदा का निर्माण करते हैं। अब मृदा का निर्माण जब क्लियर हो जाता है तो बात आती है मृदा के प्रकार और वितरण की। मृदा के कितने प्रकार हैं? मृदा का वर्गीकरण तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर पे किया, मगर भारत अपनी धरातलीय संरचना, वनस्पति और जलवायु की विविधता के लिए जाना जाता है और इसी के लिए मृदा का वर्गीकरण विभिन्न अलग अलग मिट्टी में किया गया। जैसे पहली अपन ले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जिसे कौप, दोमट, कछारी, चीका ये भी कहते हैं। ये हल्के भूरे रंग की और खुदाई करने पर 490 मीटर की गहराई तक मिल जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पति अंशों की कमी होती है, परंतु पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी कहाँ मिल सकती है? कि हिमालय से मिल सकती है। हिमालय की नदियों से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से बहकर लाई गई मिट्टी है। मिट्टी की इन बारीक कणों को जलोढ़ कहते हैं और इसकी विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा चीका मिट्टी भी मिली हुई होती है। इसके अलावा दूसरी जो मिट्टी है वो मिट्टी है काली मिट्टी, या इसे रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है, कारण इसका गहरा काला रंग और कणों की बनावट बारीक और घनी। इसमें अधिक देर तक जल व नमी ठहर सकती है। इसमें मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में होता है, किंतु फास्फोरस और नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है और इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा तो अधिक होती है। सूख जाने पर इसमें दरारें भी पड़ जाती हैं और यही दरारें वायु मिश्रण में सहायता प्रदान करती हैं। भारत में ये मिट्टी सामान्यतः गुजरात से अमरकंटक तक और बैग गांव से गुना तक पाई जाती है और उसके अलावा महाराष्ट्र, खानदेश, मराठावाड़ा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिले, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर ये सरलता से मिल जाती है। कपास वाली ये काली मिट्टी दालों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसके अलावा चौथी जो मिट्टी आती है वो लाल मिट्टी है। यह लाल मिट्टी शुष्क तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ताप्ती नदी में पहाड़ियों की ढालों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उनसे मिला हुआ लोहा मिट्टी में फैल जाता है, जिस कारण इसका रंग लाल हो जाता है। यह अत्यधिक बारीक और गहरी होने के कारण काफ़ी उपजाऊ होती है तथा ये मिट्टी रंध्र युक्त यानी छिद्र छिद्र युक्त होती है, छेद होते हैं। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना अधिक होता ही है। साथ ही शुष्क ऊंचे मैदानों में पाए जाने के कारण ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। यह मिट्टी हल्के रंग की, पथरीली, कम गहरी, बालू के समान मोटे कण वाली होती तो है ही, किंतु निम्न भूमि क्षेत्र में मिट्टी अधिक गहरी, उपजाऊ और लाल रंग की होती है। इसे मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाया जा सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि स्थानों पर भी इसे अच्छी फसल के लिए नहीं, लेकिन बाजरे की अच्छी फसल के लिए तो प्राप्त किया ही जा सकता है। इसके अलावा एक मिट्टी और होती है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क तर मौसम भारी भारी हो, ऐसी जगहों से जहां लैटेराइट चट्टानों के टूट फूट से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है और इसमें चूना, फास्फोरस और पोटाश कम होता है, किंतु वनस्पति के अंश पर्याप्त होते हैं। लैटेराइट मिट्टी को गहरी लोहा ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा की अत्यधिकता के कारण 3 भागों में बांटा गया: गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी, सफ़ेद लैटेराइट मिट्टी और गहरी जल वाली लैटेराइट मिट्टी।
यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों और घाटियों में मिल जाती है। इस मिट्टी में चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिलकोना आदि कई ऐसे फसलें हैं जिनको उपयोगिता से उगाया जा सकता है। उसके अलावा एक और मिट्टी होती है मरुस्थलीय मिट्टी। ये बालू प्रधान मिट्टी है। इसके कण मोटे होते हैं। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा कच्छ के रण की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में आती है। इसमें जो खनिज होता है नमक अधिक पाया जाता है और नमी कम होती है। वनस्पति के अंश भी कम होते हैं किंतु सिंचाई करने के लिए उपजाऊ। इसमें गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं। इस मिट्टी के शुष्क प्रदेशों में विशेषकर पश्चिम राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। अब ये आपका जो मानचित्र है वो विभिन्न मिट्टियों के वितरण के बारे में बताता है कि जैसे आपका ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ये पूरा भाग आपको मिट्टी के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आपका ये जो ऊपर का भाग है महाराष्ट्र की साथ, ये आपका शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी का भाग बताता है। ऐसे ही ये पूरा मानचित्र आपका मिट्टी का भाग बताता है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर है। अब एक और मिट्टी पाई जाती है, वो मिट्टी होती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो हिमालय पर्वतीय श्रेणियों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढालों पर यह अधिक गहरी होती है। हिमालय की दक्षिणी ढालों के अधिक खड़ा होने के कारण यह जमाव अधिक नहीं होता, परंतु पहाड़ों के ढालों के तटहटी में यह मिट्टी पाई जाती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में आसाम और दार्जिलिंग चिकनी और महीन मिट्टी मिलती है, जिसमें पत्थरों के छोटे टुकड़े अधिक तथा वनस्पति चूना व लोहे के अंश कम पाए जाते हैं। चाय और आलू की कृषि के लिए भी ये उपयुक्त है। नैनीताल, मसूरी, चकराता आदि स्थानों पर चूने और डोलोमाइट चट्टानों की से मिट्टी प्राप्त होती है, जिसमें चीड़ और साल के वृक्ष होते हैं। अब इतना सब होने के बाद अब बात आती है मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन क्या है? मृदा का सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। वनस्पति विहीन मृदा से मतलब है कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा या वृक्ष नहीं पाया जाता, वहाँ की मिट्टी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है अपरदन के लिए। अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत की मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती है। उर्वरा शक्ति जिसमें फसल उगने के लिए ताकत दी जाती है। भूमि की अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है और इसके परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है। मानव की कृषि पर भी, उसकी पैदावार पर भी निरंतर क्षीणता आती है। भूमि अपरदन यानी मृदा अपरदन के कारण क्या है? मानव द्वारा वनों का विनाश, अत्यधिक पशुचारण, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चलाना, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना, पवन अपवर्तन और अवैज्ञानिक तरीकों से कृषि करना। मृदा क्षरण से हानियाँ क्या हैं? मृदा क्षरण से हानि राष्ट्रीय योजना समिति के भू संरक्षण के संयुक्त प्रभावों को निम्न रूप से स्पष्ट करती है। पहला, वनस्पति को नष्ट होने के कारण सूखे की लंबी अवधि होना, जल के अतिरिक्त स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव और सिंचाई की कठिनाई होना, नदियों की तह में बालू का जमना जिसमें से धरा परिवर्तन एवं बंदरगाहों का मार्ग अवरोध होना, उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना और कृषि उत्पादन का दुष्प्रभाव पड़ना, कृषि योग्य भूमि में कमी आना। अब सवाल आता है मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए? तो बढ़ती हुई जनसंख्या प्रकृति संसाधनों पर बड़े पैमाने का विनाश कर रही है, जिससे अनेक प्राकृतिक संसाधनों में खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसको रोकने के लिए
निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे मृदा संरक्षण के लिए पहला उपाय है पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों से सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना। दूसरा, खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपर्दन को रोकना। तीसरा, शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेखला द्वारा कम करके मृदा अपरदन को रोकना। चौथा, पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना। पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। मृदा के बाद प्राकृतिक संपदा में दूसरा नंबर है जल का। जल क्या है, जल के स्रोत क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, वितरण, जल संरक्षण। तो हमने आपसे पहले ही कहा है कि जल एक मूल्यवान संपदा है मनुष्य के लिए। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जीवन का आधार भी जल ही है। और जल जीव जंतु और मनुष्य के यानी वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य सभी के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में भी 30% जल होता है और यही जल जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो चार स्रोतों के रूप में प्राप्त होता है। पहला पृष्ठीय जल, दूसरा भौम जल, तीसरा वायुमंडलीय जल, चौथा महासागरीय जल। भूपृष्ठीय या भूतल पर जो जल वर्षा बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है, जो वर्षा कुछ बहकर तालाबों में झीलों में चली जाती है और वही झील बहकर नदियों में चली जाती है, बाद में वो सागर में चली जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है और वर्षा का जल कुछ अंश तक धरातल द्वारा सोख लिया जाता है, वो भूमि के अंदर चला जाता है, जिसे भूम जल कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कच्ची सड़कों पे गिरा हुआ बरसात का पानी धरातल के अंदर जाता है और पक्की सड़कों पे बहा हुआ बरसात का पानी बहकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, वो ज़मीन सोख नहीं पाती। अब आता है कि प्रकार में कैसे बताएंगे कि जल के प्रकार कौन से हैं। तो पहला अपन पढ़ते हैं पृष्ठीय जल। नदियों, झीलों, छोटे छोटे जलाशयों का ये जो जल है वो पृष्ठीय जल कहलाता है। यह जल नदियों व सहायक नदी देश के हर भागों में पाई जाती है। भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होकर बहता है। संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा का क्रमशः 8वां व 10वां स्थान है। उसके बाद है भौम जल। वर्षा का जल कुछ भाग भूमि द्वारा सूखा जाता है, जो वनस्पति उत्पादन में सहयोग देता है। उसके बाद जल धरातल के नीचे अभेद चट्टानों तक पहुंचकर एकत्रित हो जाता है और जिसे हम ट्यूबवेल और कुएं के माध्यम से ऊपर प्राप्त करते हैं और भूमि की सिंचाई यानी कृषि की सिंचाई के लिए, बागवानी के लिए या उद्योगों के लिए उपयोग में लाते हैं। देश का भौम जल का वितरण बहुत असामान्य है और यही असामान्यता उसे नष्ट करने में लगी है। उसके बाद है वायुमंडलीय जल। वाष्प के रूप में जो जल ऊपर पहुंच जाता है और उपयोग में नहीं आता, उसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। महासागरीय जल 4th नंबर। देश के पश्चिम, पूर्व व दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इन जलों का मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में प्रयोग होता है। अब जल के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, सरलता से बताया जा सकता है। जल के उपयोग आपके पीने के लिए, आपके भोजन पकाने के लिए, आपके घर की साफ सफाई के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए, जल विद्युतीकरण के लिए, उद्योगों में उपयोग करने के लिए, परिवहन, मनोरंजन, सर्वाधिक स्थानों पर जल का प्रयोग होता है। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीनता से चली आ रही है। सिंचाई की 3 प्रमुख साधन नहर, कुएं, नलकूप व तालाब है। जल संसाधन की समस्या और संरक्षण क्या है? जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिसकी संसाधन की उपलब्धता, उपयोगिता, गुणवत्ता और प्रबंधन में से संबंध रखती है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई और उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु जनसंख्या की वृद्धि ने जल की कमी को ला दी। गर्मी में जल संरक्षण का अभाव प्रायः संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है। वर्षा ऋतु में जल की कमी आना प्रदेशों में जलकूपों की सिंचाई और उसके प्रभाव को प्रभावित करती है। जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 3 कदम उठाए गए हैं। पहला, वर्षा जल संरक्षण
और उसको अपवास को रोकना। दूसरा, छोटे बड़े सभी नदी जल संरक्षण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना। और तीसरा, जल को प्रदूषण होने से बचाना। जल के बाद आता है वन एवं वन्य प्राणी, जो प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संपदा ही है। भूतल का एक विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संपत्ति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है, वन कहलाते। वन प्रकृति की अनमोल देन है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है। प्रारंभ में पृथ्वी पर 1/4 भाग वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव ने अपने विकास, अपने स्वार्थ के लिए, खेती, आवास और कारखानों के निर्माण के लिए वनों को अच्छे से कटाई कर वहां पर आवास बनाए और आज ये वन क्षेत्र पृथ्वी में केवल 15% भाग रह गए। प्राकृतिक वनस्पति किस स्थान की स्थिति, जलवायु और वहां पाए जाने वाली मिट्टी पर निर्भर करती है, ये आवश्यक जानना पड़ चाहिए। और यही प्राकृतिक वनस्पति के वितरण के लिए काफ़ी जरूरी है। भारत में जलवायु की विविधता और धरातलीय असमानताओं के कारण ही विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, और यही विविधता विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलने के कारण भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में पेड़ पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां और 5,000 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो केवल भारत में ही मिलती हैं। वितरण के आधार पर अगर हम भारतीय वनों की निम्नलिखित विवेचना करें तो हमारे यहाँ वन जो हैं वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा मानसूनी वन जो अर्ध मानसूनी और शुष्क मानसूनी वन है, तीसरा मरुस्थलीय वन, चौथा डेल्टाई वन, पांचवा हिमालय पर्वतीय वन, पांचवा हिमालय पर्वतीय वन। ये सारे वन जो हैं वो हमारे भारत में ही विशेष रूप से पाए जाते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व क्या है? वन चूंकि हमारी एक प्राकृतिक संपदा है और भौगोलिक स्तर पर इनका जो क्षेत्रफल है वो 20.64% है, तो यह विश्व का वन क्षेत्र लगभग 1.7% हुआ। देश के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.11 हेक्टेयर। यह विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनका वितरण एक समान नहीं है। कहीं कठोर लकड़ी के वृक्ष अधिक हैं तो कहीं सॉफ्ट लकड़ी के यानी हल्की लकड़ी के। डॉक्टर P.H. चटरवर्थ के शब्दों में कहा गया है कि वन राष्ट्रीय संपदा है और सभ्यता के लिए इनकी नितांत आवश्यकता है। ये केवल लकड़ी ही प्रदान नहीं करते बल्कि कई प्रकार के कच्चे माल, पशुओं के लिए चारा तथा राज्य के लिए आय भी देते हैं। इनके परोक्ष लाभ तो है ही, अधिक महत्वपूर्ण भी है। प्रकृति प्रेमी के बेकन ने कहा था कि वनों से हम ऑक्सीजन, पानी, भोजन, जलवायु, भूक्षरण को रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त करते। वृक्ष लगाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है वरन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। इसी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वनों के महत्व को 2 भागों में बांटा गया, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। अब हम पढ़ते हैं वनों के प्रत्यक्ष लाभ क्या है। पहला है लकड़ी की प्राप्ति। वनों से हमें लकड़ी की प्राप्ति सागौन, साल, शीशम, चीड़, देवदार, अबनुस, चंदन आदि के रूप में प्राप्त होती है, जिनसे हम कुछ को ईंधन के रूप में, कुछ फर्नीचर के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा है सहायक उपजाओं की प्राप्ति। वनों से सहायक उपजाओं के रूप में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छाल, बांस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी प्रकार से हमें वनों से यानी लकड़ी से प्राप्त होती है, यानी पेड़ों से प्राप्त होती है। और इन्हीं चीज़ों को हम उद्योग के रूप में आधारभूत मानते हुए इसका हनन करते हैं। तीसरा है आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री, जैसे कि घास, सनोवर, बांस के से कागज बनाना, चीड़, स्प्रूस, सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख का उद्योग, मोम से मोम का उद्योग, महुआ से छालें, बबूल की गोंद, चमड़ा, चंदन, तारपीन, केवड़ा आदि के तेल, जड़ी बूटियाँ, औषधि आदि, ये सभी उद्योग विकसित करने के लिए बहुत आधारभूत सामग्री है। फिर है जानवरों के लिए चारागाह। सर्वोत्तम है जानवरों के लिए चारागाह वन क्षेत्र।
यह जानवरों को घास और पत्तियां सरलता से अपने खाने के लिए मिल जाती। वनों से रोजगार की भी प्राप्ति होती है। जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उन्हें बहुत से उद्योग चल रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर ही बताया कि लाख, मोम, ये सब कच्चा माल है। इसे पका के आप बाजार में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा, वनों से लाख, तारपीन का तेल, चंदन, लकड़ी की बनी हुई कलात्मक वस्तुओं और फर्नीचर निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। लघु उद्योगों में सहायक है। तेंदुपत्ता, बैत, शहद, मोम, ये सभी लघु उद्योग में सहायक है। सरकार को वनों से राजस्व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपयों में प्राप्त है। वर्तमान में यह राजस्व 670 करोड़ अधिक वार्षिक है। अब आता है वनों के अप्रत्यक्ष लाभ के। J.S. कॉनिक्स ने कहा था, वृक्ष पर्वतों को थामे रहते हैं। ये तूफानी वर्षा के प्रभाव को कम करते हैं, नदियों को अनुशासन में रखते हैं, झरनों को बनाए रखते हैं और पक्षियों को पोषण देते हैं। तो वनों के अप्रत्यक्ष लाभ क्या हुए कि ये मिट्टी के कटाव की कमी को रोकते हैं, यानी मिट्टी की अपरदन को रोकते हैं, यानी मिट्टी को पानी के बाढ़ में बहने नहीं देते, उड़ने नहीं देते। दूसरा, जलवायु को सम बनाए रखते हैं। जलवायु जो 6-6 महीने की जो मौसम होता है उसे कहा जाता है। ये हवा को नियंत्रित रखते हैं, ठंड और गर्मी को सही रखते हैं और समशीतोष्ण बनाए रखते हैं। उसके बाद है बाढ़ नियंत्रण में भी वन सहायक है। पानी के वेग को कम करना, पानी को सोख लेना, पानी वन क्षेत्रों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में बह जाना, ये सभी नियंत्रण का कार्य वनों का ही है। रेगिस्तान के प्रसार को रोकना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान को बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है तो मानव सभ्यता की रक्षा करनी, तो वन संपदा की क्षय को रोकना आवश्यक होगा। उसके बाद वर्षा में सहायक है। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा होती है। जल स्तर की वृद्धि, कुओं, तालाब, झरनों, नदियों आदि में जल स्तर का बढ़ना वनों पर ही निर्भर करता है। भूमि की उर्वर शक्ति, वनों की पत्तियों का गिर जाना, उसका सड़ जाना और फिर उसकी उर्वर शक्ति का बनना, यानी कि ह्यूमस के द्वारा उसकी उर्वर शक्ति का वृद्धि होना, वनों पर ही निर्भर है। ऑक्सीजन की मात्रा का प्रभाव भी वनों से ही पड़ता है। आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त होगी। प्राकृतिक सौंदर्य, वनों से देश की प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती ही है, साथ